अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। साल 2023 है और 2023 के बाद 2024 आने वाला है। ये तो सभी को मालूम है, लेकिन 2023 के ख़त्म होते होते और 2024 में ऐसा लग रहा कि नफ़रतों की दुकान बंद होने जा रही है। इसलिए कि 56 इंच वाली हुकूमत या 56 इंच का दावा करने वाली हुकूमत के सरबराह भी अब अपने हलीफों को तलाश करने लगे हैं। वही हलीफ हैं जो किसी वक्त एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब बाज़ नागुज़ीर वजूहात की वजह से या हट दर्मी की वजह से या डिक्टेटरशिप की वजह से छोड़ के एनडीए को चले गए थे। लेकिन अब फिर जो रसाकशी शुरू हुई है, वो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन इत्तेहाद अगर बिहार के बाद कर्नाटका में या शहर बेंगलोर में जब अपनी मीटिंग में 26 जमातों को बुलाता है, तो उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि 56 इंच वाले सरदार को भी अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए 26 से बढ़ के पार्टियों को एक जगह करने की कोशिश शुरू या अमल शुरू हो गया है। और 39 पार्टीज़ एनडीए के साथ जुड़ने के में लग गए। ये इस बात का इशारा है कि अब नफ़रतों के, या मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत के मुल्क को, जो नफ़रतों के मुल्क को बनाने की कोशिश की गई थी, वहाँ पे इनको मुश्किल पेश आ रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में नफ़रतों का ख़ात्मा हो जाएगा और मोहब्बत की दुकान यहाँ पे खुल जाएगी। इसलिए कि अब ये सब सियासी लोगों के चाल से इस बात का पता चलता है कि आइंदा हुकूमत जो आने वाली है 2024 में, वो या तो एनडीए की रहेगी या फिर इंडिया की रहेगी। इंडिया के साथ साथ मैं समझता हूँ कि भारत जीतेगा जो टैगलाइन दी गई है, उससे काफ़ी हद तक एनडीए हो या बीजेपी हो या 56 इंच वाले सरदार हो, उनके पास खलबली मच चुकी है। सियासी लोगों की ज़बान, चाल और ढंग के साथ साथ बयानात से इस बात का पता चल जाता है कि इस मर्तबा या 2024 में बहुत उम्मीद ये है कि नफ़रतों का ख़ात्मा हो जाएगा और मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी। मोदी ने कहा कि एनडीए को 50% वोट मिलेंगे या 50% वोट शेयर मिलेगा। राजनाथ सिंह ने भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी कह दिए कि 2024 में हम 303 से ज़्यादा सीट मिलेंगे। एक और लीडर भी था जिसने कहा कि बीजेपी को अब की बार 350 से ज़्यादा सीट मिलेंगे। आखिर ये दावा, ये कॉन्फिडेंस या ये जो एतमाद है, ये कहाँ से आया? मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात आ रही, शायद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस है, जो इस बात की दलील दे रहा है कि हम किसी हद तक किसी भी हिंसे को कि या किसी भी निशाने को पार्लियामेंट की हद तक हम पार कर सकते हैं अगर हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस रहा। तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस का मतलब किधर जा रहा है इशारा उसके। माफ़ करना, इंसान का दिमाग है, हर किस्म के डाउट्स दिमाग में आते हैं। और सियासी लोगों की अगर हम बात करेंगे तो इनसे तो किसी भी चीज़ की उम्मीद रख सकते। अदालतों में गवाह को बदल देना या अदालतों में किसी और चीज़ से किसी अपने हक़ में फ़ैसला लेने के लिए जो ऊंच नीच होती है, ये भी करने के अहल हैं। हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स को चेंज करके किसी को ज़िंदा बना दे सकते हैं तो किसी को मुर्दा बना दे सकते हैं। बहरहाल ये सियासी लोग ऐसे होते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती जहाँ पे उनकी सोच गिर सकती है। तो ये किसी को भी कभी भी बदल सकते हैं। खैर, इस बात से एक शेर याद आया कि ज़ुबान से करते हैं ना दिल से दुआ करते हैं। ज़ुबान से करते हैं ना दिल से दुआ करते हैं। सियासी लोग कभी किसी का भला नहीं करते। मैं समझता हूँ यही काफ़ी है कि सियासी लोगों को समझने के लिए। बहरहाल एनडीए, जहाँ तक एनडीए का सवाल है, इस वक्त अब तक तो ये हो रहा था कि बीजेपी खुद सरकार बनाएगी, बीजेपी 303 सीट लेके आएगी, अभी इससे बढ़ के बीजेपी सीट जीतेगी। लेकिन अब जो हलीफों को जमा करने की बात है, 39 पार्टीज़ को आप एक जगह तो करे हैं, लेकिन कितने एमपीज़ आपके साथ हैं? ऐसे बहुत सारे पार्टीज़ जुड़ गए हैं जो शायद ये समझ रहे हैं कि उनके लिए अच्छा भलाई हो सकती है, तो बग़ैर एमपी की पार्टी भी बीजेपी के साथ जुड़ गई है। अब ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया में तो शामिल नहीं हुए हैं,
बल्कि ये कहूँगा कि इंडिया के बाहर हो गए हैं और एनडीए से दूर हैं, या ऐसे भी लोग हैं। ऐसे भी बहुत सारे 11 पार्टीज़ हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 11 पार्टीज़ हैं जिनके 91 एमपीज़ आज पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं। तो इसमें वाईएसआरसीपी भी है, बीजेडी भी है और बीआरएस भी हैं, जो पहले अगर हम तारीख की तरफ देखेंगे तो पहले ये लोग कभी बीजेपी की या एनडीए की मदद किए थे, किसी भी हद तक हुए थे, लेकिन अब इंडिया से बाहर हैं और एनडीए से बहुत दूर हैं। तो ऐसे 11 पार्टीज़ के जो 91 एमपीज़ हैं, जिनमें एमआईएम और एआईयूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल की है आसाम की, वो भी शामिल हैं। ऐसा लग रहा कि अब फिल वक्त एक तरफ इंडिया हो गया है, दूसरी तरफ एनडीए हो गया है, और तीसरी तरफ जो तीसरा महाज जो है वो ऐसे मोल्लक पार्टीज़ का बन के रह गया है जिसके 91 एमपीज़ हैं। अब देखना ये है कि नई पार्लियामेंट किसको रास आती है, या नया सेक्रेटेरिएट, हम तेलंगाना की बात करेंगे तो किसको रास आता है या किसको रास नहीं आता, तो ये वक्त पर ही मालूम होगा। लेकिन किसी एक बड़े आदमी ने कहा है कि अगर आप अपने पार्टी से जज्बाती लगाव रखते हैं और इतना लगाव रखते हैं कि सच और इंसाफ आपके लिए ज़ैली अगर हो जाते हैं, तब इस कैफियत में आपकी तालीम बेफैज़ हो जाती है। और अगर आपके जज्बात पर आप काबू नहीं पा सकते हैं तो आप इंसानियत के नाम पर बोझ हैं या बोझ बन जाते हैं। बहरहाल बात भारत जीतेगा या इंडिया की है, जो इंडिया इत्तेहाद जो कर्नाटका में निकला है, बिहार से निकल के, अब जिसका आइंदा इजलास महाराष्ट्र में होने वाला है, जहाँ पे चाचा और भतीजे में एक किस्म से जंग चल रही है। इसके अलावा बीजेपी ना सिर्फ एनसीपी को तोड़ी है, वहाँ पे शिवसेना को भी तोड़ने में कामयाब हो गई है। अब देखना यह है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दो मिलकर किस तरह अपनी सियासी दुकान को बचा के रखते हैं। वरना ये कहा जाता है कि जहाँ महाराष्ट्र का नाम आता वहाँ पे शरद पवार का नाम आना ज़रूरी है, और शरद पवार के नाम के साथ ही मैं समझता हूँ कि पवार भी वहीं पे जाता है जहाँ पे शरद पवार रहते हैं। खैर, महाराष्ट्र का मामला ऐसा है, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद की जहाँ तक बात है, जिस तरह 80 के दहे में मैं समझता हूँ कि जेम्स बॉन्ड के पिक्चर्स आया करते थे, उस वक्त एक जेम्स बॉन्ड का सिग्नेचर डायलॉग रहता था कि माय नेम इज़ बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, नॉट 7, बल्कि वो जो डायलॉग रहता था वैसा इसी तरीके से कर्नाटका में जिस तरह राहुल गांधी ने बहुत ही सीक्रेट अंदाज के साथ, अगरचे कि उनके दिमाग में ये चीज़ थी होंगी कि अपोजिशन इत्तेहाद का नाम इंडिया देना चाहिए, तो जिस तरीके से ये ऐलान किया गया अपोजिशन इत्तेहाद का जो नाम दिया गया इंडिया, उससे बीजेपी हवास बाख्ता हो गई है। और कोई तो कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं कि ये इंडिया नाम कैसा दे सकते। किसी ने ये भी कहा है कि ये तो कॉलोनियल माइंडसेट को की अक्कासी करता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि एक कदम आगे रहना राहुल गांधी ने सीख लिया है। 3650 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान को भी देख लिया है, और शायद इसीलिए इंडिया नाम देना और भारत जीतेगा उसकी टैगलाइन रहना, मैं समझता हूँ कि ये फिल वक्त बीजेपी की हो, नरेंद्र मोदी की हो, अमित शाह की हो या आरएसएस की हो, नींद तो उड़ा दिया है। अब देखना ये है कि इंडिया जीतेगा या इंडिया जिसकी टैगलाइन है जीतेगा भारत, ये जीतेगा, या फिर 56 इंच के सीने वाले सरदार को देशभक्त के लक़ब से पुकारा जाएगा या देशद्रोही के नाम से पुकारा जाएगा। क्योंकि चाइना भी खामोश नहीं बैठा है। चाइना हिंदुस्तान की काफ़ी हद तक ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, तो अब ये अवामी अदालत में इसका फ़ैसला होगा, जो मैं समझता हूँ कि कुछ महीनों में ही सामने आ जाएगा। वैसे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो 2004 से 2012 तक जो 75 लाख जॉब्स क्रिएट होते थे, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ 2004 से 2012 तक की, ये मनमोहन सिंह हुकूमत इस पीरियड में हिंदुस्तान की हुकूमत की भागदौड़ संभाली हुई थी, जहाँ पे हर साल 75 लाख लोगों को नौकरियाँ मिलते थे, जो आज 2014 से 2023 तक ये सिर्फ 29 लाख लोगों को ही नौकरी मिल रही है।
और तकरीबन 50 लाख लोग बेरोज़गार, पढ़ लिख कर बेरोज़गार हो रहे हैं, या ये कहूँगा कि पढ़ लिख कर कॉलेज से निकल रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। अगर बेरोज़गारी की बात करेंगे तो इसमें ये बात भी है कि 5% से 18% तक बेरोज़गारी की जो शरह है वो बढ़ गई है। चाहे वो उसमें हम जो कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो ग्रेजुएट्स हो, पोस्ट ग्रेजुएट्स हो, वोकेशनल या ट्रेनिंग हासिल करे हुए लोग हों, स्टूडेंट्स हों या टेक्निकल ग्रेजुएट्स हों, बहरहाल हर फील्ड में 5% से 18% तक के लोग आज रोज़गार की तलाश में परेशान घूम रहे हैं। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टी ने ये सोचा कि लोग बेरोज़गार होकर घूमने से अच्छा है उन्हें मज़हब की शराब पिलाकर हाथ में झंडा थमा देना बेहतर रहेगा। लेकिन इससे हुआ ये कि मुल्क फिलवक़्त बर्बादी के रास्ते पे आ गया। शायद लोग यहाँ अब सोचने लगे हैं कि अब की बार बदलना, तब्दीली तो यकीनी है, लेकिन अब की बार क्या जीतेगा भारत को वोट पड़ेगा और वो उनकी हुकूमत आएगी, या फिर कोविड हो, लॉकडाउन हो या डीमोनेटाइजेशन हो, 2000 रुपये की नोट की नोटबंदी हो, ये सब मिलाकर बिरयानी पकाने वाले जो बावर्ची थे उनको जिताने की बात उनके तरफ आवाम अपनी राय का इजहार करेगी। ये तो अवामी अदालत में आइंदा साल कुछ ही महीनों में इसका फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन फ़िलवक़्त जिस हिसाब से सियासत चल रही है, कहीं पे भतीजा परेशान करके रखा है तो कहीं फूफू परेशान करके रखे हैं, तो इसीलिए 56 इंच जाके शायद हो सकता है कि 6 इंच में तब्दील भी हो सकता है। तो शायद इसीलिए एनडीए जिससे कि हलीफ जमातें छोड़ के चले गए थे, मैं समझता हूं कि उन्हें फिर से दोबारा वापस लाने की एक कोशिश हो रही है। और शायद 80 दिन के बाद वज़ीर आज़म को मणिपुर याद आया। उस वक्त याद आया जब पार्लियामेंट में अपोजिशन इत्तेहाद ने कार्रवाई को रोका और वज़ीर आज़म के बयान के ऊपर इसरार किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब दाखिल हुए तो उन्होंने जब सोनिया गांधी से उनकी खैरियत पूछी, तबीयत पूछी, तो सोनिया गांधी ने कहा कि मेरी तबीयत तो ठीक है, फ़िलवक़्त मणिपुर की तबीयत ठीक नहीं है, उस पर आप बयान दीजिए। तो 80 दिन गुजरने के बाद वज़ीर आज़म ने भी जो कुछ सेकंड का बयान दिया है, उससे मैं समझता हूँ कि सियासी हालात या पार्टी की तबीयत कैसी है उसका अंदाज़ा लगा लेना मैं समझता हूँ कि हर एक के लिए आसान बात हो जाएगी। बहरहाल इन सब चीज़ों में अगर देखेंगे तो कानपुर के मेयर ने कहा है कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कि मुसलमान हिंदू का घर नहीं खरीद सकता, या मुसलमान का घर अगर बिकता है तो वो हिंदू खरीद सकता है। तो ऐसे अनाप शनाप बयानात भी शुरू हो गए हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो सियासी करवट है उसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए। जहन ठंडा होना चाहिए, ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए। बस कुछ दिन, मैं समझता हूँ कि सिर्फ 100 दिन 120 दिन की बात है, या 4-5 महीने में अगर हम तब्दील करेंगे तो 4-5 महीने की बात है। अगर हम अपने आप को कंट्रोल में रखें और कुछ आसानी के साथ ये 100 दिन 120 दिन इम्तिहानन हम अपने आप पे कंट्रोल करके, हमारे अपने जज्बात पे कंट्रोल करके गुजार लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आगे इंडिया की सरकार होगी या इंडिया जीत जाएगा। और हो सकता कि अगर तब्दीली होती है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना एनडीए की भी अगर खिचड़ी सरकार आती है तो मैं समझता हूँ कि हम भी खुश, दलित भी खुश, किसी से भी हो हम खुश, दलित खुश और ख़वातीन भी खुश रहेंगे और पुराना ज़माना लौट आएगा और अच्छे दिन का जो नारा था वो ख़त्म हो जाएगा। बल्कि ये कहूँगा कि अच्छे दिन तारीख़ में चले जाएंगे। और सिर्फ ये है कि हमसे कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से हमें उलझाने की, जिस पे हमें रिएक्ट करना नहीं है। उम्मन होता यह है कि हम हरकत हो जाती है, उसके बाद हम रिएक्ट करते हैं और हमारे रिएक्शन से बाहर कोई लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इन 3-4 महीने या 100 दिन का जो आजमाइशी दौर है, मैं समझता हूँ कि हम अपने जहन को ठंडा रख के गुजार लिए तो मैं समझता हूँ कि अच्छे दिन यकीनन हमारे आने वाले हैं। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।